विद्यार्थियों सादर नमस्कार। हम लोग गोदान पर परिचर्चा कर रहे थे। हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, एमए, बीए की तमाम पाठ्यक्रम के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना मत दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखना है। यस। तो गोदान जो प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है 1936 में प्रकाशित हुआ था और प्रेमचंद का जन्म 1880 में और प्रेमचंद की मृत्यु भी 1936 में हो जाती है। प्रेमचंद आधुनिक कहानी उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण लेखक, पहले उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में हिंदी में आ जाते हैं और सामंती व्यवस्था, भारतीय समाज की तमाम विडंबनाओं को अपनी कहानियों में दर्ज करते हुए नजर आते हैं। वो उनके उपन्यास पहले आदर्शवादी थे, लेकिन गोदान जो उनका अंतिम उपन्यास है उसमें किसी प्रकार का कुछ समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्लासिक्स की श्रेणी में चला जाता है। गोदान सच में महत्वपूर्ण है और प्रेमचंद विश्व के तमाम महान कथाकारों की श्रेणी में आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे टॉलस्टॉय हो, शेक्सपियर हो, टीएस इलियट हो, तमाम जो बड़े लेखक है अपने समय के, उनकी महानता से अगर अगर हम कंपेयर करेंगे प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद किसी भी मामले में कमतर या कमजोर नजर नहीं आते हैं। गोदान की चर्चा करते हुए हमने इससे पहले के एपिसोड में मालती, मेहता, खन्ना, राय साहब की जो आपसी बहस हो रही थी, जहां राय साहब कुछ प्रोग्राम करते हैं और सभी को बुलाते हैं, उसमें किस प्रकार की बहसें बातचीत हो रही थी, उसी सिलसिले में आगे क्या होता है कि धनुष यज्ञ वो करवाते हैं राय साहब, और वहां पे क्या क्या घटित होता है हम उसके आगे में पढ़ूंगा। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदलकर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिरदर्द हो रहा था, उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब और तौर पर खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। वो देसी शराब निकालते हैं ना जो। मांस भी कई तरह के पकते थे। कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्ग, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। अब देखिए, हर तरह की, बड़े लोग थे तो सब चीजें बनती है उनके यहाँ पर। बड़े लोगों के जलवे कुछ अलग ही होते हैं, वहां सब कुछ जायज होता है। ये जो नियम आदर्श की जो बात करते हैं ना, वो सब हमारे जैसे छोटे लोग बार बार उन नैतिकताओं में फंसते हैं। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव है, उन्हें यहाँ यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म भ्रष्ट करोगी? बड़ा ही आचार निष्ठ आदमी है। अभी और कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं नीरजा खुर्शीद? ये काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। अब वो चाहते थे कि ओंकारनाथ जी को कैसे परेशान किया जाए, उस लिहाज से ये लोग कुछ क्या करते हैं। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्ठे आदमी थे। भूरी भूरी मूछे, नीली आंखें, दोहरी दे, चांद के बाल सफाचट, यानी माथे में बिल्कुल बाल नहीं था। अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे, ऊपर से हेट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। दो बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दिन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल्लगीबाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठेके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई,
जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिया। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ न था। देखिए आदमी कैसे कहाँ से कहाँ पहुंच जाता था। एक समय था कि बड़ा कारोबार था, सब कुछ था, फंस गए। फिर 50,000, उस जमाने के 50,000 मतलब आज के 50 लाख मानिए कम से कम। तो 50 लेके आ रहे थे तो वहां उनके जो एजेंट थे उन्होंने वो लूट लिए। रास्ते में गाड़ी में और लूट लिए गए। बेचारों के पास कुछ भी नहीं रहा। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। अब वह लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया था कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। देखिए वापस किस्मत चमका और काउंसिल के मेंबर बन गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दिन नहीं बिगाड़ता। ये काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़े। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। अब देखिए वो चैलेंज करता है मालती को। बोली हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपको करना है। आप इतनी खूबसूरत हैं और हम देखते हैं कि आप अपनी खूबसूरती के माध्यम से पंडित ओंकारनाथ को कैसे शराब की दुनिया में लेकर आती है। चारों तरफ से आवाजें आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना काम कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। खुश? 100 रुपए? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ू 100 रुपए के लिए? अच्छा आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000, कोड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। उसने कहा कि पहले पैसा रखिए, अगर मुझे वादा पूरा करना है तो फिर पैसा पहले 1,000 रुपये ला करके आप मेहता साहब के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, ये हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के काले तिल पर समरकंद और बोखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जबान नर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सुरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता। देखिए लखनऊ की हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। अब देखिए सब लोग मतलब मस्ती कर रहे हैं। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर किसी की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 500 रुपये निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन थोड़े। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब में 500 रुपये। लाहौल बिला कुवत। कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लाएं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी न होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू कर देंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम आपकी तकदीर को आजमा ले। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता, आप फिलासफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी भद न करवाइए। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट में ही मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, ओ खड़े बड़े खुश नसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहका मारा और जेब से 100 रुपये
100 के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो फिलासफर भी जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर कुछ से अंदर आ जाऊं। बोली, आप है मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहां लोग ब्रिज खेल रहे हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है। आपने तो देखा है, बस वही आपके पास रुपए हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज ले लीजिए। ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपये न दिए तो बेदाग निकल जाएगी। पीछे से कौन देता, शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चढ़ अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, बिना कुछ किए बिना कुछ लिए घर से निकलती नहीं, न जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसियाकर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने गांव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है। खुदा झूठ न बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिए, एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखी मिर्जा जी, तबेले में तयाहुस अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल अट्ठनी निकली। कई सज्जनों ने एक एक 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। ये कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही है। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही है, धन्यवाद। राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजों साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। औरत की खूबसूरती पर कौन मोहित नहीं होता है। हर कोई उसको भोगना चाहता है, हर कोई उसके साथ जिंदगी के मजे करना चाहता है। तो संपादक जी को जब मालती ने याद किया तो बस दिल खुश हो गया उनका। मालती ने श्रद्धा के स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ समझे और आपको शोभा भी नहीं देता। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा है, सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझे, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको ये जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक है। मतलब उनकी भारी प्रशंसा कर रही है वो। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि काम संगठित रूप में किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूं वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं में मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिलने न पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थदता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रंगोटते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफगोई की जगह उच्चसंकल्पता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढकोसला समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखे और अपना कलेजा ठंडा करे। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदउद्योग कभी निष्फल नहीं जाता, ये ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं स्वयं अपनी नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले,
देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही है। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की, अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझता हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। अब देखिए वो पूरा जो उसका ट्रेप था, उस ट्रेप में उसको ले लेती है और ट्रेप में आ भी जाता है वो। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता। जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है, वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ठीक है, उसने सारा बता दिया कि 1000 हमने इकट्ठा भी कर लिया है और अब बड़ा पूरा ग्रामीण समाज में एक पूरा रिफॉर्म का पूरा मूवमेंट चलाएंगे और उसको हम सब लोग लीड करेंगे। शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य का प्रसार करना, सारी चीजों की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और एक नया मॉडल देंगे हम। ओंकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठी थी, उसने गंभीर गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर ये आप समझ ले मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचकारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी तो और भी गंभीर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझे तो यह न सभा स्थापित होगी, न आप इसके सभापति होंगे। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर खूब धन बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यही विराजमान है। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां। तो आप यकीन समझें, फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए और हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्ताव पास हो जाएगा। बिजली उनका पत्र था ना, जो संपादक थे ना, वो ओंकार नाथ ने जैसे नशे में झूम कर कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन शासन के लिए वह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि ग्रामीण जीवन की जो तमाम कहानियां थी उन सारी चीजों को अपने पत्र में वो कवर करते थे ना। तो कह रहे कि हमारे पत्र को महत्व क्यों नहीं मिलता, महत्व मिलना चाहिए ना। तो उस सारी महत्ता को बढ़ाने के लिए सारा कुछ चल रहा था। मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम संगठन के लिए बिजली कितना उपयोगी है। अब मिर्जा साहब से क्या बोलते हैं वो, मिस्टर मेहता ने क्या कहा फिर, नहीं महाशय, तपस्या कही है, उद्योग ही नहीं किया आपने, तपस्या की है। मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पेग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय किया है कि कौंसिल की अब
की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी। शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब है, न प्रोपोगेंडा, न दौड़-धूप से। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। घर पूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। उसको पूरा बढ़िया से ज्ञान दिया है। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एकदम एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम्भ को तिलांजलि दे देना चाहिए। हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हम सब एक ही माता के बालक हैं, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जी जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हो, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाए। है ना? कह रहे हैं कि या तो सब बराबर है, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव का वातावरण और भेदभाव की तो बात है ही नहीं यहाँ पर। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने गड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकारनाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे। नहीं, ये सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनकी मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और निर्लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उनकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। अब खुश हो गए मेल कि स्त्री, सुंदर स्त्री प्रशंसा कर रही है उसके बारे में। शुरू से मतलब एकदम पूरा फोकस उन्हीं की तरफ कर रखा है, तो वो पहले से ही मालती के ऊपर मोहित हो गए हैं और धीरे धीरे मोहित होते जा रहे हैं। क्या ही कहिएगा। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वो कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बिंदवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। अब देखिए, उसको शराब पिलानी थी ना, तो यहाँ तक आ जाते हैं लोग पूरा प्लानिंग करके। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पिए हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वहां रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना आप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले
तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े रोज तरसते हैं, वह आज उनके सामने खड़ा है, क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए, और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। मुकारनाथ ने कहा कि बस समय के अनुसार चलना चाहिए, तो बस पी रहे हैं तो पी रहे हैं, आज मौका मिल गया तो। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछे, जैसे पिटारे में बंद कह के निकल पड़े। वाह देवी जी, क्या कहना, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का गड़ा फोड़ दिया। तो पंडित जी को शराब पिलाना बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन सुंदरी के सामने किसकी चलती है? तो सब बोलते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, किला तोड़ दिया आज तो। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाली मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी, और मुझे विश्वास है वो उसकी यथोचित रक्षा करेगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं से 1000 धर्मों को न्योछावर कर सकता हूँ। अब स्त्री का प्रेम देखिए आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। कहकों से हाल सब हा 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 कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं अंदर। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ी थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिएंगे और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सादर साहब की शान में कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं। चारों तरफ से आवाजें आई, हाँ जरूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे, लेकिन उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था। मगर शराब पीने का यह उन्हें पहला अवसर था। भंग का नशा मंतर गति से एक स्वप्न की भांति आता है और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वे कहते कुछ और मुंह से निकलता कुछ, फिर ये ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, उनकी सुधि ही न रही। यह स्वप्न का रोमानी विचित्र न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। मतलब भांग तो हमेशा पीते रहते थे वो, तो उनको पता था, लेकिन शराब पहली बार पी रहे थे और शराब कह रहा है कि शेर की तरह एकदम अटैक करती है, तो उन्हें मतलब बिल्कुल बेहोश और बेसुध कर दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कहाँ कब क्या हो रहा है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में एक कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ रख पटक कर बोले, नहीं कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति, कोई दूसरा सभापति नहीं। अब वो नशे में चढ़ गए ना, उनको बताया ना कि सभापति बना रहे, तुमको काउंसिल का मेंबर बना रहे, तुमको सब बहुत बड़े सपने दिखाए थे मालती ने उनको बातों बातों में ना। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हम कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योति नेत्रों से कहा, तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्यों की बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं, किसी के बाप का नौकर नहीं, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं। हम उसमें सबका तारीफ करेगा देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं, हम सबका गुलाम है। हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। देखिए पूरा मूड में आ गया हो। ये कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके तो और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर जमीन पर लेटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकालें। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रो देगा और ऐसा रो देगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो बड़ा जोड़ अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसा इतना अच्छा लिखता है, ये रहस्य है। और राय साहब कहते हैं कि ठीक है, आज आप इसको परेशान कर रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, सब कुछ इसका मूड पूरा खराब कर रहे हैं,
लेकिन कल जब इसका पत्र छपेगा तो उसमें कितनी आलोचना करेगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और राय साहब कह रहे हैं कि है तो गधा आदमी लेकिन लिखता बड़ा अच्छा है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पांडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पांडाल में आ पहुंचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में शलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुल्हा, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार कोई यहां से मत जाओ, हमारा साथ का आदमी पटाखा पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वो हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। अब पूरा दृश्य बदल गया है। हम इसको अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आपने यहाँ तक सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। और नया साल भी आने वाला है और कल क्रिसमस का त्योहार भी है, तो सेलिब्रेट कीजिए हर दिन को। और नए साल में क्या कुछ नया करना, उसका रेजोल्यूशन, उसका कुछ संकल्प हमें करना होगा। और संकल्पों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हम जिंदगी में नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, खुश रहना है हमेशा और नेवर गिव अप और अपने काम को करते रहना है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।